हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टूडेंट्स एमपीएस 001 राजनीति सिद्धांत का चैप्टर 7 कर्तव्य बोध यानी कि आइडिया ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक एक करके एमपीएस के जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू। ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सभी चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक तरीके से ऐसी और वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रस्तावना, कर्तव्य का अर्थ, कर्तव्यों के प्रकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, अधिकार और कर्तव्यों का संबंध, रूढ़िवाद परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अधिकार, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य व अधिकार। तो ये टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको देखना है। अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको सीरीज़ वाइज एक तरीके से जो चैप्टर्स है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और एक तरीके से जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो मैं आपको उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर्स के वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो एक एक करके स्टूडेंट्स हम सभी टॉपिक्स को अपना कवर करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। कोई भी अगर आपको एक तरीके से समझ में नहीं आता है कोई भी टॉपिक तो आप वीडियो को अगेन भी सुन सकते हो। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। पहले हम जो कर्तव्य जो शब्द है ना उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। यानी कि कर्तव्य का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति अपने मन से, अपनी मन की इच्छा से उस चीज़ को करना चाहता हो और एक तरीके से उसकी मन की इच्छा हो कि हाँ भाई मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये कार्य करना है। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ कि आपकी माता पिता है, आपको उनकी सेवा करनी है तो वो आपका कर्तव्य है। ठीक है, वो आप एक तरीके से जो व्यक्ति है वो नैतिक रूप से सोच रहे हो चीज़ को कि भाई ये मेरा कर्तव्य है। मेरे एक तरीके से माता पिता ने मुझे बचपन से लेकर मुझे अभी तक इतना बड़ा कर दिया और अब मुझे मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनका ध्यान रखूं, तो ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इस शब्द से वह बोध होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा, अनिच्छा ये केवल ब्रह दबाव के कारण नहीं करता। ठीक है, तो कर्तव्य शब्द से हमें ये पता लगता है कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है क्योंकि वो उसकी इच्छा है। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का एक तरीके से दबाव नहीं है, किसी प्रकार का उसके ऊपर फोर्स नहीं है, तो वो कर्तव्य कहलाता है। देखिए, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था माता पिता की सेवा। अगर वो अपनी इच्छा अनुसार अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, ठीक है, तो वो कर सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो भी वो कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से ना दबाव नहीं होता है चीज़ में। अगर उसकी इच्छा है, अगर वो पालन करना चाहता है चीज़ों का, ठीक है, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता है या सेवा करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अपितु आंतरिक नैतिक प्रेरणा के ही कारण करता है। अतः कर्तव्य के पार्श्व में सिद्धांत या उद्देश्य की प्रेरणा है। उदाहरण, संतान और माता पिता का परस्पर संबंध। मैंने आपको यही बताया, जब मैंने आपको उदाहरण दिया तो माता पिता का मैंने बताया कि जो उनकी संतान से उनका जो संबंध होता है। ठीक है, पति पत्नी का संबंध। ठीक है, पति पत्नी का संबंध, सत्य भाषण, अस्तेय, चोरी ना करना आदि के पीछे एक सूक्ष्म नैतिक बंधन मात्र है। कर्तव्य शब्द में कर्म और दान इन दो भावनाओं का समिश्रण है। देखिए, मैंने आपको बताया था कर्तव्यों का भी कि किस तरीके की मतलब कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि माता पिता का जो उसकी संतान के साथ जो संबंध होता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है। ठीक है, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता है तो वो कर सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कर्तव्य शब्द जो है उसमें दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कर्म और दान।
कर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे क्या है, ये एक हमारे तरीके से एक अच्छे कर्म है, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। दान, एक तरीके से दान का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे किसी को दान कर रहे हो कोई चीज़ अच्छी भावनाओं के साथ, ठीक है, जहाँ पे आपकी अच्छी भावनाएं आ जाती है ना, वो आपका कर्तव्य आ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कर्तव्य शब्द में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, दो भावनाएं उसमें से प्रकट होती हैं, कर्म और दान। इस पर निस्वार्थता का अस्फुट छाप है। कर्तव्य मानव के किसी कार्य को करने या ना करने के उत्तरदायित्व के लिए दूसरा शब्द है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे इसकी जो प्रस्तावना है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक एक करके हम आराम से कर्तव्य शब्द का मतलब भी जानेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो कर्तव्य है उसका जो एक तरीके से मतलब है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कर्तव्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या होता है। कर्तव्य क्या है, एक दायित्व है। कर्तव्य की अवधारणा अधिकार की अवधारणा के पूरक है। कर्तव्य की जो अवधारणा है ना, एक तरीके से वो अधिकार के पूरक है। किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के या ना करने के संबंध को ना व्यक्ति के उत्तरदायित्व का कर्तव्य कहा जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि वह अपने एक तरीके से माता पिता का सेवा नहीं करना चाहता, तो वो उसका उत्तरदायित्व है, वो उसका कर्तव्य है, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहता है तो वो उसका कर्तव्य है कि वो चीज़ को कर सकता है। ठीक है, अर्थात समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वह ही उसके कर्तव्य कहलाते हैं। अर्थात देखो, हमारे एक तरीके से संविधान में स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ व्यक्तियों के कर्तव्य भी दे रखे हैं जो कि देश के प्रति होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, अर्थात जो समाज और राज्य द्वारा ना, ठीक है, देश के द्वारा व्यक्तियों को जो कार्य करने की जो अपेक्षा दी जाती है, हम उसको कर्तव्य भी कहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य को, नागरिक को किस तरीके के कर्तव्य मिल रखे हैं राज्य और समाज के द्वारा। अब देखिए, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कर्तव्य का अर्थ, एक राज्य या समाज जिन उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने की आशा करता है, उनकी अपेक्षा होती है कि अच्छे नागरिक उपयुक्त कार्य समाज या राज्य में करेंगे ही नहीं, उन्हें करना ही चाहिए, कर्तव्य कहलाते हैं। यानी कि एक राज्य या समाज जिन उत्तरदायित्व कार्यों को अपने नागरिकों द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने की आशा करते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये समाज है। ठीक है, ये समाज है, समाज या राज्य आप इसको मान लो। राज्य में जो नागरिक रह रहे हैं, तो एक तरीके से समाज और राज्य एक तरीके से जो मनुष्य है, जो नागरिक है, वो उससे आशा करते हैं कि वो जो भी उनको एक तरीके से कार्य दिए गए हैं, जो भी उनके कर्तव्य हैं, वो अच्छे से उसका पालन करें। ठीक है, तो हम उनको कर्तव्य कहते हैं। और समाज ये बोलता है कि जो भी नागरिक को उसके उपयुक्त कार्य दिए गए हैं ना, उनका वे अच्छे से पालन करे। ठीक है, उन्हें उसको करना चाहिए, जो भी समाज ने उसको कार्य दे रखे, जो भी उसके कर्तव्य हैं वो उनको करने चाहिए, वही कर्तव्य कहलाता है। ये कर्तव्य प्राय ऐच्छिक होते हैं, इन्हें संविधान द्वारा बाध्यकारी बनाया जा सकता है, परंतु प्राय इनकी अवहेलना करने पर दंड के प्रावधान बहुत ही कम राज्यों में है। देखिए, ये जो कर्तव्य है ना, कर्तव्य मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखे हैं संविधान के। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कोई इसकी अवहेलना भी करता है ना, जैसे कि कोई मना करता है कि भाई ये मैं नहीं करना चाहता, मेरा ये कर्तव्य नहीं है, ये भी जो भी मतलब एक दो लोग होते हैं ऐसे जो मना कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक दो राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक तरीके से बहुत ही कम राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा करने से जो भी एक तरीके से व्यक्ति कर्तव्यों को मानने की अवहेलना करता है तो उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाता। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम राज्य हैं। अब मैं बात करूं, यहाँ पे एक तरीके से कुछ विचारकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं कर्तव्यों को लेके।
बेनी प्रसाद के अनुसार अधिकार और कर्तव्य को हम सही रूप में देख सकते हैं। तो इनका कहना ये है कि जो अधिकार और कर्तव्य है ना, उनको हम सही रूप में देख सकते हैं, मतलब ये एक जैसे ही है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। ये एक ही, मतलब एक तरीके से ये एक ही सिक्का है, लेकिन बस इसके दो नाम रख दिए हैं। दो नाम क्या रख दिए? एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य, ठीक है। यदि कोई उनकी अपनी दृष्टि से देखता है तो उसको अधिकार है, यदि कोई उन्हें दूसरी दृष्टि से देखता है तो उसके कर्तव्य है। यदि बेनी प्रसाद जी का कहना ये है, देखो सबकी दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की आंखों से अगर देखा जाए तो वो उसको अधिकार के रूप में देखता है, अगर किसी की दूसरे आंखों की तरफ से देखा जाए तो वो उसको कर्तव्य के रूप में देखता है, ठीक है। सबकी एक तरीके से दृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अधिकार और कर्तव्यों को किस तरीके से देखते हैं। लेकिन बेनी प्रसाद जी ने ये कहा है कि जो एक तरीके से एक अधिकार और कर्तव्य है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, जो नेक्स्ट विचारक है हमारे, अधिकार व कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। तो उन्होंने बताया, जो हब्स है, हब्स के अनुसार अधिकार व जो कर्तव्य है वे सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। यानी कि जो भी हमारे सामाजिक कल्याण की जो दशाएं होती है ना, वो अधिकार और कर्तव्य के द्वारा ही होती है। मतलब जो भी समाज का विकास होता है, जो भी समाज का कल्याण होता है, वो अधिकार और कर्तव्य के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कर्तव्यों के प्रकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कर्तव्य के प्रकार कितने होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य का आधार व्यक्ति की नैतिक चेतना से है, यानी कि नैतिक कर्तव्य में वो कर्तव्य आते हैं जो मनुष्य की नैतिक चेतना, यानी कि जो उसके मन से होती हैं चीज़ें, ठीक है, जो उसकी इच्छा अनुसार होती है, ठीक है। अगर वो उन कार्यों को करता भी नहीं तो उसको दंडित नहीं किया जाता। अगर वो उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो राज्य उसको एक तरीके से फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस कर्तव्य का पालन करो। जैसे माता पिता की सेवा, पति पत्नी का संबंध, ठीक है। अगर वो एक दूसरे की सेवा नहीं करना चाहते तो कोई फोर्स नहीं कर सकता। वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते तो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो हमारे नैतिक कर्तव्य में आ गए। मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ के ही चीज़ें समझ में आ जाए और आप अपने एग्जाम में उसको लिख पाओ, ठीक है। आप देखिए, इन कर्तव्यों का पालन व्यक्ति स्वयं करता है, यानी कि इन कर्तव्यों का जो पालन है ना वो व्यक्ति स्वयं करता है। यदि व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन ना करे तो राज्य ऐसा करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकता। बाध्य का मतलब होता है फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का, जो सरकार है, जो राज्य है, वो किसी भी प्रकार का मनुष्य के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। वो उसका नैतिक कर्तव्य में आ जाता है, या फिर उसको दंडित भी नहीं कर सकती, ठीक है। सेकंड जो हमारा प्रकार है वो है वैधानिक कर्तव्य। ये वह कर्तव्य है जिन्हें राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को, जो राज्य पे रहते हैं, इनका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। समझिए, वैधानिक कर्तव्य वो कर्तव्य है, ये समाज है, समाज में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो राज्य एक ऐसा कानून बनाता है व्यक्तियों के लिए राज्य में कि वो उनका पालन करे और राज्य उनको फोर्स कर सकता है उस चीज़ में, ठीक है। नैतिक कर्तव्य में आपके घर की चीज़ें आ जाती हैं, आपके परिवार की चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आपको किसी की भी सेवा नहीं करनी है, अगर आपको उनकी बातों का पालन नहीं करना है तो आप नहीं करो, कोई आप पे फोर्स नहीं है। लेकिन वैधानिक कर्तव्य में वो आता है जहाँ पे जो राज्य है वो एक कानून बनाता है, जहाँ पे जिस भी राज्य में मनुष्य रहते हैं, जिस भी राज्य में जो भी व्यक्ति रहता है, जो भी उस राज्य के कानून होंगे वो कानून उसको मानने होंगे। जो भी कर्तव्य है वो उनका कर्तव्यों का पालन उनको करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इनका पालन करना या ना करना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता। देखिए, अगर एक व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इसका पालन नहीं करूँगा, मैं इस कर्तव्य को नहीं मानूंगा, नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। उनकी एक तरीके से
उनकी मन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उनकी एक तरीके से इच्छा है तो भाई मारेंगे, नहीं है इच्छा तो नहीं मारेंगे, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, उनको उन कर्तव्यों का जो भी कानून के द्वारा, जो भी राज्य के द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों का पालन करना ही होगा, उन कर्तव्यों को भी एक तरीके से निभाना होगा। आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं, सब राज्य के अलग अलग कर्तव्य होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं, तो उन कानूनों का पालन करना नागरिक का एक तरीके से कर्तव्य ही माना जाता है। इनका पालन ना करने पर राज्य व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है। समझ रहे हो, इनका पालन ना करने पे जो राज्य है वो उस व्यक्ति को दंडित भी कर सकता है और उसको दोषी भी ठहरा सकता है। इनके निम्न उदाहरण है, मैं आपको निम्न उदाहरण इनके दे देती हूँ वैधानिक कर्तव्य के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की जो भी एक तरीके से संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना, वो हमारा वैधानिक कर्तव्य में आता है। राज्य के संचालन के लिए टैक्स चुकाना, पर्यावरण का संरक्षण, राष्ट्र के प्रति द्रोह ना करना, अनिवार्य सैन्य सेवा, सरकारी कानूनों को मानना, सरकारी कर्मचारियों को उनकी कर्तव्यों के पालन में सहयोग, राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट्स वैधानिक कर्तव्य में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो वैधानिक कर्तव्य है वो हमारे राज्य के कानून द्वारा, जो भी बनाए गए कानून है उनका पालन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य उनको दंडित भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर्तव्य का अर्थ। कर्तव्य का अर्थ मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे जो लॉस्की है ना, लॉस्की अधिकार और कर्तव्य पे 4 प्रकार से संबंध बतलाते हैं। यानी कि उन्होंने लॉस्की जी ने अधिकार और कर्तव्यों में 4 प्रकार से संबंध बताए कि भाई हम किस तरीके से जो अधिकार हैं और जो एक तरीके से कर्तव्य हैं उनमें किस तरीके से 4 तरीके से संबंध हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कैसे ये प्रकार से दोनों एक तरीके से एक है। ठीक है, तो उन्होंने ये 4 प्रकार से संबंध हमें बतलाए हैं। अब कैसे हैं देखिए, पहला है मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है। मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे अधिकार में ये कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे सम्मान अधिकार को स्वीकार करूं। मेरे अधिकार में ये कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे समान अधिकार को स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है तथा उनकी व्याख्या करता है, अतः राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। यानी कि लॉस्की ने अधिकार और कर्तव्यों में 4 प्रकार से संबंध बताए। पहला उन्होंने कहा कि जो मेरा अधिकार है वही मेरा कर्तव्य है, और मेरे अधिकार में ये एक तरीके से निहित है, यानी कि मेरे अधिकारों में एक तरीके से जो कर्तव्य है वो निहित है कि मैं तुम्हारे समान अधिकारों को स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करके, यानी कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करके सामाजिक हित में वृद्धि कर सकूं, क्योंकि राज्य जो है वो मेरे अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं राज्य की सहायता करूं, और ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? कर्तव्य और एक तरीके से अधिकार में आपको आपस में संबंध आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे लॉस्की जो कि विचारक है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे संबंध अपने बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है मेरा मौलिक कर्तव्य। मैं आपको बता रही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो मौलिक कर्तव्य क्या है पहले वो हम जान लेते हैं। देखिए, संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो गए, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो हमारे संविधान के 3रे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार किसके हैं? नागरिकों के हैं, जिससे व्यक्ति अपना विकास करता है। लेकिन एक तरीके से जो नागरिक है वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है, उनको ये पता है कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य बनता है वो चीज़ उनको नहीं पता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए संसद ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा 4, और चौथे भाग में नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। समझिए, देखिए क्या हुआ, 3रे भाग में तो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन हो गया। चौथे भाग में हमारा मौलिक कर्तव्य आ गए।
तो ये किस लिए बनाए गए, जब एक तरीके से जो हमारे देश की जो एक तरीके से जो देश की जो नागरिक हैं उनको जो कानून दिए गए हैं, जो उनको अधिकार दिए गए हैं, लोग उनके प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन हमारे देश को एक तरीके से अच्छा बनाए रखना और जो भी देश के प्रति जो भी नागरिक के कर्तव्य होते हैं, क्योंकि लोग अपने नागरिक एक तरीके से लोग अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन अपने जो भी उनके कर्तव्य हैं देश के प्रति उनके लिए जागरूक नहीं है। तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे संसद ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा एक नया भाग जोड़ा, जो कि 4 है, जिसमें 10 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से 4 एक तरीके से कौन से 10 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। देखिए, तो ये हमारे कुछ 10 एक तरीके से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दे रखे हैं भाग एक तरीके से 4 में। तो संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। तो पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है नागरिकों का, संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों, संस्थाओं, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है उसका सम्मान करना, ये पहला नागरिक का कर्तव्य बनता है। दूसरा है उन आदर्शों का सम्मान व अनुसरण करना जिनसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिला हो। मतलब उन आदर्शों का सम्मान करना व उन अनुसरण करना जिनसे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई को प्रोत्साहन मिला हो। मतलब हमें उस चीज़ का सम्मान करना है, उन आदर्शों का सम्मान करना है जिससे हमें एक तरीके से प्रोत्साहन मिला हो कि हमें हमारे देश में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। यानी कि भारत की जो संप्रभुता है और उसकी जो एकता है और जो उसकी अखंडता है उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में आ जाता है और ये सभी देश के नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा करना। देखिए, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो देश की रक्षा है वो केवल हमारी जो सेना है उनका ही कर्तव्य, नहीं, लेकिन हर देश में जो नागरिक रह रहे हैं सभी का ही कर्तव्य बनता है कि वे अपने देश की रक्षा करें, जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय सेवा में भाग भी लें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवमयी परंपरा को बनाए रखें। यानी कि जो हमारी प्राचीन समय से जो भी हमारी संस्कृति चली आ रही है उनका एक तरीके से उनका कर्तव्यों का पालन करें, उनको निभाएं और आगे तक उनको लेके जाएं। छठा है भारत के सभी लोगों के बीच समता और भाईचारे की भावना का निर्माण हो। ठीक है, तो छठा जो हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से भाईचारे की भावना का निर्माण होना चाहिए। सातवां है पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करना। यानी कि हमें पर्यावरण का एक तरीके से संरक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा का विकास करना। यानी कि साइंस के तौर पे जो हमारी एक तरीके से साइंस है उसका एक तरीके से विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना, व्यक्तिगत और समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सत प्रयास करना। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में चौथे भाग में दिए गए हैं 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा कि मौलिक कर्तव्य क्या है। आपको इनको पढ़ के जाना है अच्छे से और आप इनको लिखना भी है। आपको एग्ज़ाम में अगर आपका आता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है उनको बताएं तो आपको बताना है यहाँ पे। अब देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा वो है अधिकार और कर्तव्यों का संबंध। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे कि अधिकार और कर्तव्यों में क्या संबंध है। अभी मैंने आपको लॉस्की हैं जो कि विचारक हैं, उन्होंने 4 प्रकार से दोनों में संबंध बताए थे। अब मैं आपको बहुत ही तरीके से डीपली तरीके से मैं आपको इन दोनों का आपस में संबंध बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अधिकार और कर्तव्य देखिए, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार पहले का कर्तव्य है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अधिकार का जो सच्चा सूत्र है वो है कर्तव्य।
यानी कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं। अगर एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है तो दूसरे का एक तरीके से अधिकार पहले का कर्तव्य है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो अधिकार है, अधिकार का जो सत्ता एक तरीके से सच्चा जो सूत्र है वो कर्तव्य ही है। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हम अपना अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें अपने अधिकारों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें खुद ही आसानी से मिल जाएंगे। अगर कर्तव्यों की अपेक्षा करके हमें अधिकारों के पीछे पड़ें तो हमारी खोज मृत तृष्ण की तरह व्यर्थ होगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर हम कर्तव्य की अपेक्षा करके, ठीक है, हम अधिकारों के पीछे भागेंगे तो हमारी जो तलाश है वो एक तरीके से व्यर्थ जाएगी। जितना हम अधिकारों के पीछा करेंगे, जितना हम अधिकारों का पीछा करेंगे, उतना ही वह हमसे दूर रहेंगे। अधिकार तथा कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों परस्पर आश्रित हैं। अधिकार कर्तव्य के बगैर नहीं रह सकता, कर्तव्य अधिकार के बगैर नहीं रह सकता। एक व्यक्ति हेतु जो अधिकार है वही दूसरे का कर्तव्य होता है। मतलब एक का जो भी अधिकार है ना वही उसका कर्तव्य है। ठीक है, जैसे कि मौलिक अधिकार में समानता का दिया गया, तो समानता क्या है? भेदभाव ना करना, वही उसका कर्तव्य है, वही उसका अधिकार है। ठीक है, अधिकार तथा कर्तव्य दोनों का ही संबंध समाज से है, दोनों का ही जो संबंध है वो समाज से ही है। जब व्यक्ति समाज में स्वयं उन अधिकारों का उपयोग में मदद पहुंचाता है तो वे कर्तव्य होता है। यानी कि जो भी मनुष्य के जो भी अधिकार है उन अधिकारों का उपयोग करके जब वो समाज में मदद पहुंचाता है तो वो उसका कर्तव्य कहलाता है। तो यही अधिकार और संबंध में एक तरीके से अधिकार और कर्तव्य में संबंध देखा जाता है कि दोनों एक ही प्रकार का, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनकी दृष्टि देखो, जिसकी दृष्टि अलग है उसकी दृष्टि से उनको अधिकार लगेंगे, दूसरे की दृष्टि से उनको कर्तव्य देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों ही एक जैसे हैं। अधिकार कर्तव्य के बिना संभव नहीं है, कर्तव्य अधिकार के बिना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है रूढ़िवाद परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य व अधिकार। अब हम रूढ़िवाद में देखेंगे कि कर्तव्य व अधिकार। रूढ़िवादी कर्तव्य को प्रधानता देते हैं। उनके अनुसार सामाजिक संस्थाएं तथा लोक कथाएं उनकी पीढ़ियों का प्रयास द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार के प्रयास अच्छे बुरे की पहचान में सहायक सिद्ध होते हैं। देखिए, रूढ़िवादी की तो मैं बात बताऊं तो रूढ़िवादी विचारधारा कौन सी विचारधारा होती है? जो हमारी पुरानी विचारधारा को एक तरीके से लेके चलती है। ठीक है, जैसे कि जाति प्रथा, ठीक है, धर्म वगैरह को लेके, और मतलब जो पुरानी जिनकी पुरानी सोच होती है ना, हम उनको रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन रूढ़िवादी विचारधारा ने कर्तव्य को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रधानता दी और उनके अनुसार, यानी कि रूढ़िवादी के अनुसार जो सामाजिक संस्थाएं हैं तथा लोक कथाएं हैं उनकी पीढ़ियों के प्रयास द्वारा बनाई गई। इस प्रकार के प्रयास अच्छे बुरे की पहचान में सहायक सिद्ध होते हैं। यानी कि जो भी उनकी पीढ़ियाँ हैं ना उनके द्वारा जो बनाए गए कर्तव्य है, ठीक है, इसी कारण से जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो कर्तव्यों का पालन करती है। ठीक है, प्रत्येक पीढ़ी संस्कृति संस्थाओं एवं लोक कथाओं की शामिल की जानी चाहिए। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत पसंद नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कर्तव्य है वो मनुष्य की पसंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो उनको माननी, एक तरीके से मतलब उनको मानना ही मानना है व्यक्ति को। परंपराओं द्वारा लोगों को काम मिलता है। तो रूढ़िवादी, मैंने आपको बताया, ये पुरानी विचारधारा है जिसकी पुरानी सोच है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी परंपराएं होती है ना उसके द्वारा ही लोगों को काम मिलता है और ऐसे उत्तरदायित्व भी मिलते हैं जिनको निभाना होता है। इसको निभाकर व्यक्ति आने वाली पीढ़ी को सामाजिक जीवन में भागीदारी के काबिल बनाता है। तो रूढ़िवादी विचारधारा का कहना ये है कि जो कर्तव्य है वो एक तरीके से सही है, क्योंकि कर्तव्य हमारी पुरानी विचारधारा को भी लेके चल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये इसलिए माना कि एक तरीके से जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जब व्यक्ति अभी से अपनी परंपराओं को निभाएगा, उनके कर्तव्यों का पालन करेगा, तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसको अच्छे से समझ पाएगी और एक तरीके से उनकी भी अच्छे से भागीदारी हो पाएगी अपने परंपराओं में। इस प्रकार संस्थाओं का लक्ष्य आगे बढ़ता है। मनुष्य इन कर्तव्यों का पालन करके स्वयं को पूर्ण करता है, जिससे उद्देश्य पूर्ण होते हैं। समाज के सदस्यों का संस्थाओं जीवन श्रद्धा तथा सम्मान में देखना चाहिए। ठीक है,
तो ये रूढ़िवादी परिदृश्य में कर्तव्य व अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रूढ़िवादी है एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से कर्तव्यों की प्रधानता को ज़्यादा एक तरीके से उनका सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एक तरीके से जो भी हमारी पुरानी विचारधारा है वो नागरिकों को माननी चाहिए ताकि वो आगे उसका पालन करें और परंपराओं को लेके चले, और ये एक तरीके से नागरिकों का एक तरीके से कर्तव्य है, वो उनका अधिकार है। ठीक है, आप देखिए गांधीवादी परिदृश्य में कर्तव्य व अधिकार। महात्मा गांधी हमेशा कर्तव्य पर जोर देते हैं। सही बात है, महात्मा गांधी जी ने हमेशा कर्तव्य पर जोर दिया है। मैंने आपको भी महात्मा गांधी का एक तरीके से जो वाक्य था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। उनके धर्म की पहचान का कर्तव्य, पथ तथा धर्म स्वराज, कर्तव्य, आज़ादी का सहयोग गांधीवादी विचारधारा की चरित्र विशेषता है। उनका कहना है कि सभी स्त्रियों में पुरुष समान है। देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कर्तव्य पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, और उनके अनुसार जो धर्म की पहचान है, धर्म की पहचान का जो कर्तव्य है वो धर्म स्वराज कर्तव्य, आज़ादी का सहयोग, गांधीवादी विचारधारा। उनका कहना है कि सभी पुरुष और स्त्री समान है, प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च है, यानी कि सभी व्यक्ति ऊपर है, यही सिद्धांत है, हम सब में बसा हुआ है। जब जब ब्राह्मणों ने अपने किसी शिष्टता का दावा किया है, सम्मान तभी उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया है। गांधी जी के अनुसार आत्म सुशासन का कर्तव्य है और उस आधार पर एक रूप परिवर्तन ही स्वराज है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। गांधीवादी जो विचारधाराएं हैं उन्होंने स्त्री और पुरुषों के एक तरीके से सम्मान की और एक तरीके से संकेत किया और कहा कि सभी व्यक्ति सर्वोच्च है। ठीक है, और एक तरीके से उन्होंने बताया कि सभी का एक तरीके से कर्तव्य है कि वो एक तरीके से स्वराज को हमेशा ऊपर रखें, स्वराज को, धर्म को लेके। ठीक है, सभी धर्म का सम्मान हो, सभी जो भी एक तरीके से जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं उसका सम्मान हो, समानता रहे। ठीक है, तो वो सब उन्होंने अपने कर्तव्य और अधिकारों में उन्होंने बताया। तो एक तरीके से ये महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी, गांधीवादी जो विचारधारा थी, उनमें इन सब चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है, आप देखिए गांधी जी के मत अनुसार स्वशासन का अर्थ दूसरों के लिए हमारी बाध्यता, हमारी नागरिक कर्तव्य अंदरूनी आत्मा से प्रभावित होते हैं। उन्होंने समानता को प्रिय समझे जाने वाले गीतों में बताया था कि जन्म, वर्ग, शिक्षा आदि के आधार पर असमान व्यवहार का न्याय संगत नहीं बताया। यानी कि महात्मा गांधी जी ने बताया कि जो भी चीज़ एक तरीके से जो मनुष्य है वो समान है, उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे उसके जन्म के अनुसार, चाहे उसकी शिक्षा के अनुसार, सभी व्यक्ति समान है। किसी के एक तरीके से धर्म को लेके, किसी भी धर्म को लेके एक तरीके से उनको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नागरिकों के कुछ महत्वपूर्ण कानूनी कर्तव्य निम्न अनुसार है। तो यहाँ पे अगर मैं कानूनों के अनुसार बताऊँ तो कानूनी अनुसार के द्वारा भी कुछ कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए। पहला है कानूनों का पालन करना, यानी कि कानून जो भी हमारे कानून बनाए गए हैं, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वे उसका पालन करें। प्रत्येक नागरिक का एक कानून है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह एक तरीके से राज्य के जो भी कानून है उसका पालन करे, बनाए गए कानूनों का पालन करे। जो राज्यों के कानूनों का पालन नहीं करते, राज्य के कानूनों की प्रक्रिया का पालन नहीं करते, राज्य द्वारा दी गई सज़ा के अनुसार एक तरीके से राज्य को स्वीकार करना चाहिए कि एक राज्य है कि राज्य को इस तरह के कानून बनाने चाहिए या लोगों की इच्छा को सही ठहराना चाहिए। यानी कि कानूनों का पालन करने से मतलब ये है कि जो भी राज्य कानून बनाता है ना, तो नागरिक का ये अधिकार बनता है कि वह उस कानूनों का पालन करे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो उसको कानूनी तौर पर उसको सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति एक तरीके से एक तरीके से कानूनों का पालन नहीं करता, कर्तव्य पर नहीं निभाता है, तो उसको भी दंडित किया जाता है। ये उल्लेखनीय है कि नागरिकों को वैधानिक साधनों के माध्यम से वैधानिक कर्तव्य मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं, जो भी हमारे एक तरीके से राज्य के कानून जो होते हैं, ठीक है, बुरे कानूनों से छुटकारा पाने में सक्षम होना चाहिए। ये वांछनीय है कि नागरिकों को ये करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि जो भी बुरे कानून है ना, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए नागरिकों का ये अधिकार है कि वो कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि भाई ये अधिकार एक तरीके से ये कानून ठीक नहीं है तो वो उसके खिलाफ़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही है हमारे कानूनों का पालन करना। दूसरा आता है हमारा देशभक्ति की भावना में सभी का नैतिक कर्तव्य है कि लेकिन देश के प्रति निष्ठा
प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य, यानी कि देश के प्रति एक तरीके से भावना होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। पूजा और देश के प्रति वफादारी दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि पूजा और देश के प्रति वफादारी दो अलग अलग चीज़ें, यानी कि देश की पूजा करना या फिर एक तरीके से देश के प्रति जो वफादारी होती है वो दोनों ही अलग अलग होती है। देश के प्रति का अभिप्राय हमारे देश के प्रति समर्पण, सम्मान, प्रेम और देश के लिए अपने हितों का बलिदान करना, यानी कि देश के प्रति जो वफादारी है ना, उससे अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति देश के प्रति सम्मान करता है, प्रेम करता है देश के लिए अपने हितों का बलिदान करता है, ठीक है, तो ये देशभक्ति आ जाती है। समझ रहे हो? तो एक तरीके से नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि वे अपने देश की सुरक्षा करें, देश की रक्षा करें, और जब भी ज़रूरत हो देश को तो वो हमेशा खड़े रहें अपने देश की रक्षा के लिए। व्यक्ति का कर्तव्य है देश के प्रति वफादारी, कोई भी काम नहीं करना जो हमारे देश के हितों के, मतलब कोई ऐसा काम ना करना जो हमारे देश के खिलाफ हो। सरल शब्दों में देश विधर्म ना करना। सरल शब्दों में मैं बताऊँ तो देश के खिलाफ कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिससे देश को नुकसान पहुँचे। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना, देश के किसी भी शत्रु की मदद ना करना आदि राष्ट्र के प्रति निष्ठा के मुख्य गुण हैं। ठीक है। वोट का अधिकार, यानी कि हमारे देश में सार्वभौमिक तरीके से मताधिकार दे रखा है, तो अगर सरकार के कानूनों द्वारा मतदान के अधिकार का अनिवार्य किया जाता है तो कोई भी मतदाता इस अधिकार का उपयोग की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो उस कानून के अनुसार दंडित किया जा सकता है। आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट के अधिकारों का उपयोग मतदाताओं की इच्छाओं पर निर्भर करता है। चौथा है संविधान के प्रति सम्मान। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रति सम्मान। प्रत्येक देश का संविधान देश का सर्वोच्च बिंदु है, यानी कि हर देश का जो एक तरीके से संविधान है वो सभी देशों का सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ऊपर क्या है? संविधान। कानून और सभी का संविधान को सम्मान देने का प्रारंभ कर्तव्य, यानी कि सभी के जो भी देश है, सभी देशों के जो संविधान है उसके कर्तव्यों का पालन करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। लोकतांत्रिक देशों में संविधान का निर्माण उच्च श्रेणी के विद्वानों, राजनीतिक वैज्ञानिकों, आर्थिक विशेषज्ञों, महान कानूनों निर्माताओं, जाने माने वकीलों और सामाजिक रूप से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। यानी कि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो संविधान बड़े बड़े एक तरीके से जाने माने महान कानून निर्माताओं के द्वारा, वकीलों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा, आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ऐसे विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है कि संविधान का सम्मान करने से समाज राष्ट्रीय मानवता का विकास करता है। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया संविधान के प्रति सम्मान। पांचवा है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का, जो भी हमारा ध्वज है, जो भी हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसका सम्मान करना। हर देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है, सभी देश का एक अपना अपना ध्वज होता है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कानूनी कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक देश की स्थिति और राष्ट्रीय के परिवार में उसका सम्मान का प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय ध्वज हर देश के नागरिकों को बहुत प्रिय है। कोई भी व्यक्ति जिसकी राष्ट्रीय भावना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान को सहन नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। तो यहीं पे स्टूडेंट्स हमारा जो चैप्टर 7 है कर्तव्य है, यानी कि आपकी जो भी ड्यूटीज़ बनती है नागरिकों की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश करी है। कुछ भी डाउट्स रह जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको इनकी नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स बाय के लिए आप मुझे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।